सभी को नमस्कार। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था उत्सर्जन तंत्र, और इसमें लास्ट टाइम अपने बात कर रहे थे नेफ्रॉन के बारे में, और नेफ्रॉन से रिलेटेड वो बात कर रहे थे नेफ्रॉन के भाग कौन कौन से और किस प्रकार इसमें कार्य करते हैं। लास्ट टाइम अपनों ने जो किया था वो था पीसीटी, और उसके बाद अपने पढ़ेंगे डीसीटी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पीसीटी अपनों ने पढ़ लिया था, उसके बाद आ जाएगा हेनले का लूप। हेनले का लूप, तो ये तो अपने को पता है कि जो पीसीटी का जो अंतिम भाग है वो किससे जुड़ा हुआ है, हेनले के लूप से, यानी पीसीटी का अंतिम भाग। तो अपन ने देखा था कि आपके पास से ऐसे घुमावदार ये पीसीटी है, फिर ये आगे जुड़ जाता है, यहाँ से ये आ जाता है हेनले का लूप, ठीक है। फिर ये आगे आ जाता है आपके पास डीसीटी, डीसीटी और ये पीसीटी, और ये है हेनले का लूप। ये अपनों ने बात की थी। तो यहाँ पे अपने बात करें जो हेनले का जो लूप है ये भी किससे बना होता है, उत्तकों से। तो ध्यान रखना किससे बना हुआ है, उत्तक। और उत्तक भी कौन से, तो जो अपनों ने पीसीटी में पढ़ा था, कौन सा, सरल घनाकार, ठीक है। उसके बाद ध्यान दें जो आपके पास हेनले का लूप है, यहाँ से क्या है आपके पास दो भागों में बढ़ जाता है। एक भुजा को तो बोलते हैं अवरोही, अवरोही, और इसको बोलते हैं आरोही। तो ध्यान रखना जो नीचे की तरफ ये जो आपके पास नलिका आ रही है इसको बोलते हैं अवरोही भुजा, और ये जो ऊपर की तरफ जो नलिका जा रही है इसको बोलते हैं आरोही भुजा। तो इसके कितने भाग है, दो। तो दो भाग कौन कौन से हैं, एक तो है अवरोही और एक कौन सा है, आरोही। तो ये किस में आ जाएगा, हेनले का लूप में। और हेनले का लूप आगे किससे जुड़ा है, डीसीटी, ठीक है। तो अपने बात करते हैं आगे डीसीटी, यानी दूरस्थ कुंडलिका नलिका, ठीक है। डी का मतलब बताया था क्या होता है, डिस्टल यानी दूरस्थ। तो इसमें क्या मिलेगा आपको, जहाँ पे अपने को ध्यान रखना है सबसे पहले किससे बना हुआ, तो वही जो पीसीटी जो अपनों ने हेनले लूप में पढ़ा था, किसमें, सरल घनाकार उत्तकों से, ठीक है। और अपनों ने बात की थी कि पीसीटी में क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्मांकुर, सूक्ष्मांकुर ये पीसीटी में पाए जाते हैं, लेकिन डीसीटी में ये पाए नहीं जाते। और मैंने बोला था कि सूक्ष्मांकुर अगर पाए जाते हैं तो क्या पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे नहीं पाए जाते। इसका मतलब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाई जाएगी। तो ये बस इसमें यही ध्यान रखना था। और जो आपके पास डीसीटी है इसका जो अंतिम भाग है वो कहाँ से जुड़ जाता है, तो अपने को पता है संग्राहक नलिका से, संग्राहक नलिका। तो ये संग्राहक नलिका। उसके बाद अपनों ने एक बात की थी कि नेफ्रॉन का क्या ये भाग है या नहीं, कौन, संग्राहक नलिका। तो ध्यान रखना संग्राहक नलिका नेफ्रॉन का भाग नहीं है। तो ये जो मेन फैक्ट है जो ध्यान रखना है, नेफ्रॉन का भाग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास ये हो गया नेफ्रॉन के जो भाग है वो अपनों ने बात कर ली, कौन से, ग्लोमेरुलस वुमेन संपुट हो गया, पीसीटी हो गया, डीसीटी हो गया, हेनले का लूप हो गया। लेकिन संग्राहक नलिका नेफ्रॉन का भाग नहीं है। ये क्या होता है, आगे और नलिकाओं में क्या हो जाता है, विभाजित होता है, कौन, संग्राहक नलिका। जैसे अपने डायग्राम की बात करें तो ये डायग्राम है आपके पास, ये संग्राहक नलिका है जिसको संग्रहण, ठीक है, संग्रहण नलिका भी बोलते हैं, एक ही बात है। तो ये तो बात होगी अपने नेफ्रॉन के भाग के बारे में, तो ये है ही आपके पास। अब बात करते हैं अपने मूत्र निर्माण की प्रक्रिया, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। तो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया सबसे पहले तो ये पूछ लेते कितने चरणों में होती है। तो ध्यान रखना कितने चरणों में होती है, 3 चरणों में। इसके कितने चरण होते हैं, 3 चरण। तो 3 चरणों में पहला तो आ जाएगा कौन सा, निस्यंदन, निस्यंदन।
या इसको क्या बोलते हैं, परा निषंद भी बोलते हैं, परा निषंद। उसके बाद होएगा अवशोषण, और लास्ट में हो जाएगा उत्सर्जन। तो बस यही ध्यान रखना अपने को। अब इसमें जो आपके पास निर्माण की प्रक्रिया है, इसमें बस ये ध्यान रखना है कि निस्यंदन किसे कहते हैं। तो ध्यान रखो, जैसे मान लो ये क्या है, अभिवहनी धमनी, यहाँ से क्या है, रक्त आएगा और यहाँ से क्या रक्त जाएगा। तो यहाँ पे आप व्यास देखो, यहाँ पे ज़्यादा है, इसका मतलब रक्त आराम से आएगा। यहाँ पे क्या होता है, जैसे प्रेशर ज़्यादा हो जाता है किसमें, अपवायी नलिका में, तो यहाँ से क्या है, रक्तदाब बढ़ जाता है। तो वही तरीका कि अगर आपके पास व्यास ज़्यादा है तो वहाँ पे रक्तदाब कम होगा, और व्यास कम है तो वहाँ पे रक्तदाब ज़्यादा होगा। यहाँ से क्या जाएगा, ब्लड तेजी से जाएगा। अब क्या होगा, जो वोमेन संपुट है, जो आपके पास ये पेलन में आकृति दिख रही है, यहाँ से क्या होगा, रुधिर छन के आएगा। तो इसमें क्या होगा, कुछ भाग तो क्या है, बाहर निकल जाएगा अपवायी धमनी से, और जो रुधिर छन के आएगा, कहाँ से छन के आएगा, वोमेन संपुट से। तो जो छन के आएगा उसे कहते हैं निशन, या क्या बोलते हैं, परा निशन। तो जो रुधिर छन के आता है कहाँ से, वोमेन संपुट से, उसको बोलते हैं निशन या परा निशन। अब ये आएगा कहाँ पे, पीसीटी, फिर कहाँ पे जाएगा, हेनले का लूप, फिर कहाँ जाएगा, डीसीटी। अब इन तीनों का काम क्या है, इन तीनों का काम क्या है, जो भी आपके पास मिनरल्स है, जो अवशोषण करने लायक अपने पास पदार्थ है, जैसे मान लो अपने वसीय अम्ल हो गए, ग्लूकोज हो गया, विटामिन हो गए, जल हो गए, खनिज हो गए, लवण हो गए, ये के सारे क्या कर लेते हैं, अवशोषण। ठीक है, तो पहला निषंद हो गया, और जो पीसीटी हो गया, हेनले का लूप हो गया, और डीसीटी, ये क्या करता है, अवशोषण। यानी जो आपके पास संग्राहक नलिका में जो भी आपके पास लास्ट में अपशिष्ट भाग जाएगा यानी उत्सर्जन के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, ये नलिका जितनी लंबी होती है और शोषण का भाग भी उतना ही ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब ये है कि आगे ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल जो पदार्थ है वो ज़्यादा ना जाए। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, एक तो यूरिक अम्ल हो गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो यूरिक अम्ल है वो बाहर निकालने की कोशिश करता है, और जो आपके अवशोषण के जो पदार्थ हैं जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसी अम्ल, ये क्या कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। कौन, पीसीटी, हेनले का लूप और डीसीटी। और लास्ट में काम हो जाता है संग्राहक नलिका। अब जैसे यहाँ पहुँचता है तो यहाँ पे आगे जुड़ा होता है ये मूत्र नलिकाओं से, मूत्र नलिका से, और वहां से कहाँ चला जाता है, मूत्राशय में, जहाँ पे संग्रहण होता है। इसका मतलब ये है कि लास्ट में उत्सर्जन होता है, और जो बीच में जो आपका पार्ट है पीसीटी, हेनले का लूप, अवशोषण का, और वोमेन संपुट से जो रुधिर छन के आता है उसको बोलते हैं निषेध। ठीक है, तो आसान भाषा में अपने को यही ध्यान रखना है कि निषेध किसे कहते हैं, अवशोषण किसे कहते हैं, और उत्सर्जन का तो पता ही चल जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात होगी अपने पास कि इसका निर्माण 3 चरणों में होता है, तो वो अपने को ध्यान रखना है, ये क्रम ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें अपने मूत्र का संगठन। तो सबसे पहले तो ध्यान रखें इसका पीएच कितना होता है, ध्यान रखना कितना होता है, 6.4। उसके बाद बात करें संगठन, जो अपने को मेन ध्यान रखना है किससे मिलकर बना होता है, तो ध्यान रखना ये पानी, यूरिया, यूरिक अम्ल, ग्लूकोज और एक आ जाएगा क्रिएटिनिन, और आ जाएगा NaCl। देखो NaCl तो क्या है, विद्युत अपघट्य पदार्थ है, और जो क्रिएटिन जो आपके पास प्रोटीन है, ये किन में पाया जाता है, तो ध्यान रखना ये पाया जाता है, एक तो पाया जाता है जो दुग्धपान महिला होती है, और एक पाया जाएगा किनके, गर्भवती महिलाओं में। ठीक है, तो क्रिएटिन इन 2 कंडीशन में पाया जाएगा, दुग्धपान महिला में और गर्भवती महिला में। उसके बाद बात करें NaCl के, विद्युत अपघट्य पदार्थ है। उसके बाद NaCl में एक चीज़ ये ध्यान रखते हैं कि लंबे समय से जो भूखे व्यक्ति हैं उनके मूत्र में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी मिलेगी, NaCl में। ठीक है, जैसे अपने बात करें जो लोग उपवास रखते हैं तो उनमें ये पाया जाता है। तो ये तो हो गया संगठन के बारे में, किस किस से मिलके बना होता है। उसके बाद बात करें कि मूत्र का जो पीला रंग है वो किसके कारण होता है, तो ध्यान रखना यूरोक्रोम के कारण। और जो मूत्र में जो गंध आती है वो किसके कारण आती है, तो ध्यान रखना अमोनिया के कारण। ठीक है,
तो अपने ये भी कहते हैं कि एक जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको दिन में कितना लीटर पानी पीना चाहिए, तो ध्यान रखना 1 से 1.5 लीटर, ये पर डे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसके, मूत्र के संगठन के बारे में। उसके बाद बात करेंगे इससे संबंधित जो रोग होते हैं जो अपने को ध्यान रखने हैं। तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं मूत्र संबंधी रोग। तो सबसे पहले तो आ जाएगा पोलीयूरिया, और अपने को क्या ध्यान रखना, एक ध्यान रखना डाईयूरेसिस, तीसरा ध्यान रखना अपने को ओलिगोयूरिया। ये सारे के सारे किससे संबंधित हैं, मूत्र से। और चौथा है आपके पास डिस्चूरिया, डिस्चूरिया, और पांचवा आपके पास हीमेटोयूरिया। और 6 है आपके पास यूरेसिस। तो यहाँ पे बात करें सबसे पहले पोलीयूरिया। तो पोली का मतलब कहता है ज़्यादा, तो यहाँ पे ध्यान रखना मूत्र की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो वो कौन सा रोग है, पोलीयूरिया। और डाईयूरेसिस का मतलब क्या है, बार बार मूत्र आना। फिर आपके पास ओलिगो, ये है आपके पास ओलिगोयूरिया। इसमें क्या होता है, मूत्र का कम आना। फिर है डिस्चूरिया, इसमें क्या होता है कि मूत्र के साथ क्या होता है, दर्द और जलन का महसूस होना। किसके कारण होता है, डिस्चूरिया के। ठीक है, दर्द व जलन। और मूत्र के साथ अगर रक्त आता है तो उसको बोलते हैं हीमेटोयूरिया, रक्त आना। ठीक है, एक होता है यूरेसिस। इसमें क्या होता है, देखो नाम से पता चल रहा है यूरेसिस यानी यूरिया, यानी मूत्र में यूरिया की मात्रा बढ़ना। यूरेसिस जैसे एक और होता है जिसको कहते हैं ग्लाइकोसूरिया। तो ग्लाइकोसूरिया में उसमें क्या हो जाएगा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना, ध्यान रख लो। अगर एक होता है ग्लाइकोसूरिया, तो इसमें मूत्र में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, ग्लूकोज की। ठीक है, तो ये तो गई इनसे संबंधित रोग। तो ये क्वेश्चन तो 2-3 एग्जाम में आया हुआ है, पोलीयूरिया। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना, जो क्वेश्चन आया वो आपको बता दिया। एक अपने को ध्यान रखना पथरी के बारे में। पथरी रह गया अपने, पथरी। ठीक है, स्टोन। तो पथरी के बारे में बात करें तो ध्यान रखना पथरी का इलाज करने की जो प्रक्रिया वो क्या कहलाती है, और पथरी किससे बनी होती है ये अपने को ध्यान। तो सबसे पहले ध्यान रखना पथरी किससे बनी होती है, तो ध्यान रखना कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सोलेट। ठीक है, तो ये पथरी अगर किडनी में है, वैसे लगभग जो स्थिति होती है वो यही होती है कि किडनी में आपको पथरी मिलेगी, यानी किससे बनी होती है, कैल्शियम ऑक्सोलेट। तो इसको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, बाहर निकालने की प्रक्रिया यानी प्रोसेस, तो प्रोसेस को बोलते हैं लिथोट्रोप्सिन, लिथोट्रोप्सिन। और किस लेजर के द्वारा किया जाता है, तो ध्यान रखना वो लेजर है होलमियर। होलमियर का मतलब भी क्या होता है, छेद करना, होलमियर लेजर। तो जैसे कोई पथरी है तो इसको क्या करते हैं, इस लेजर के द्वारा टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, और फिर ये क्या करते हैं, मूत्र के मार्ग के माध्यम से बाहर निकाल जाता है, नहीं तो क्या होता है ऑपरेशन के माध्यम से भी इसको बाहर निकाल दिया जाता है। अगर मान लो साइज में ज़्यादा है, जैसे 10 mm से ज़्यादा अगर है तो फिर ऑपरेशन से निकल सकती है, नहीं तो 6 mm तक है तभी मूत्र के मार्ग से इसको तोड़कर निकाला जा सकता है। तो ये है पथरी। तो ध्यान रखना किससे बनी होती है, कैल्शियम ऑक्सोलेट। बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है इसको क्या बोलते हैं, लिथोट्रोप्सिन। और जो लेजर है वो कौन सा आपके पास, होलमियर लेजर। ठीक है, तो ये कुछ रोग है जो अपने को ध्यान रखने थे। तो पथरी भी इससे जुड़ी
जो बात थी, जो रोग हो जाता है तो वो भी अपने को ध्यान रखना है। और एक जो अपने को ध्यान रखना है, किडनी की तो बात हो ही रही है, तो किडनी उत्सर्जन करती है एक अम्ल का, जिसको बोलते हैं हिप्यूरिक अम्ल, हिप्यूरिक अम्ल का। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि हिप्यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कौन करता है, तो किडनी करता है। ये बना कैसे होता है, तो ध्यान रखना, ये बना होता है बेंजोइक अम्ल, और किससे बना होता है, ग्लिसरीन से। तो इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, हिप्यूरिक अम्ल, और इसका उत्सर्जन कौन करता है, किडनी करता है। ठीक है। और ध्यान रखा हूँ किडनी से जुड़ी बात, जो आपके पास अपनों ने बात की थी ग्लोमेरुलस, और एक बात की थी वोमेन संपुट। तो वहां से रुधिर छड़ने के लिए अगर आपसे पूछे रुधिर आता कितना है, तो ध्यान रखना प्रतिदिन किडनी के पास जो रुधिर आता है वो आता है 180 लीटर। देख लो कितना आता है, 180 लीटर। तो यहाँ पे क्या है, 180 लीटर में से 1-2 जो लीटर है, 2 लीटर ये निकल जाता है मूत्र के माध्यम से बाहर, यानी जो अपशिष्ट पदार्थ है वो निकल जाते हैं बाहर मूत्र के माध्यम से 1-2 लीटर। तो 180 में से जो छन के बाहर निकलता है उसमें से 1-2 लीटर मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो 180 लीटर। तो ये तो उत्सर्जन तंत्र के बारे में बात की, तो जो अपना आज कंप्लीट होता है। और इसमें अपनों ने एक ही पढ़ लिया था कि इसका संगठन, एक संगठन ध्यान रखना है इसमें। ठीक है। इसमें यूरोक्रोम पीला रंग किस कारण होता है, गंध किस कारण होती है, और एक दिन में यानी मूत्र का त्याग कितना कर सकता है स्वस्थ व्यक्ति, 1 से 1.5 लीटर। ठीक है। और बनता भी इतना ही है, 1 से 2 लीटर। ठीक है। तो ये इफेक्ट है जो अपने को पता होने चाहिए। अब अपना रह जाता है मानव रोग, तो वो अपने स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।